मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ घर में अकेली रहती थी। एक रोज़ रात को घर का दरवाज़ा बंद करने गई तो दरवाजे के पीछे एक लड़का बैठा रो रहा था। मैंने उसे रोने की वजह पूछी तो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मैं उस पर तरस खाकर उसे अपने कमरे में ले आई। सुबह के वक्त मैंने उसे खाना खिलाया और बोली, अब तुम चुपके से चले जाओ, अगर पापा जी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। वो बहुत खुश हुआ और चला गया। कुछ देर बाद जब मैं सोने के लिए अपनी चारपाई पर लेटी तो अचानक मेरी नज़र उस लड़के की एक चीज़ पर पड़ी। मैंने उसे गौर से देखा तो मेरी आंखें फट पड़ी, मेरी आंखों से आंसू बह गए। मैं खुद अपने साथ क्या कर बैठी थी। दिल करता ज़मीन फटे और मैं समा जाऊं, क्योंकि मेरी तो मनोज, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि अपने आवारा दोस्तों को छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। पापा मनोज भाई पर बरस रहे थे, क्योंकि उन्हें आज भी एक बुजुर्ग मोहल्ले के शिकायत की थी कि मनोज और उसके दोस्त सड़क पर खड़े होकर शरारतें कर रहे थे, जिसकी वजह से शरीफ लड़कियों को कहीं आने जाने में परेशानी होती है। पापा ने भाई को खूब सुनाई तो वह परेशान से खड़े थे। पापा बोले, मनोज, मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया कि तुम अपनी जवान आवारागर्दी में गुजार दो। कल से तुम मेरी दुकान पर बैठोगे, क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही कि मैं सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करूं। पापा अपना फैसला सुनाकर आगे बढ़ गए थे। मनोज भाई मुझसे उम्र में 4 वर्ष बड़े थे, मगर मेरा इज्जत करते थे जैसे मैं उनसे उम्र में बड़ी हूँ। मम्मी की देहांत के बाद पापा ने हम दोनों को पाला था और जब मैं बड़ी हो गई तो घर के कामकाज की जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। पापा और मनोज भाई मेरी बहुत इज्जत करते थे। भाई ने जब बात किया तो मैं बोली, भाई एक बात तो बताएं, अगर मैंने कहीं बाहर जाना होता और सड़क पर कुछ लोफर लड़के खड़े हंसी मजाक कर रहे हो तो क्या आपको ये सब अच्छा लगेगा? भाई ने इनकार में सिर हिला दिया। तो मैं बोली, भाई फिर पापा की बात मान ले और दुकान संभाले, पापा की बुढ़ी हड्डियों को भी जरा आराम करने का मौका दे दे। भाई बोले, संजना तुम ठीक कह रही हो, अब से मैं ख्याल रखूँगा, कल से मैं पापा की दुकान पर भी जाऊँगा। मैं भी बहुत खुश हो गई और घर के कामकाज करने लगी। तभी भाई घर से बाहर निकल गए। अभी कुछ ही घंटे गुजरे होंगे कि गली में शोर उठने लगा और तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। सबसे बुरी आवाज़ जो मेरे कानों में पड़ी थी कि देखो देखो, ये तो मर गया है। मेरा दिल टूट सा गया था कि न जाने कौन मर गया। तभी हमारे दरवाजे पर कोई आया और आवाज़ दी कि औरतें पर्दा कर लें, लाश आई है। मैं रोते हुए कमरे में चली गई और बोली, पापा आप हमें छोड़कर चले गए, अब तो आपके आराम के दिन आए थे। भाई ने हामी भरी थी दुकान संभालने की। मर्द लोग लाश रखकर चले गए तो मैं भागकर अपने पापा को देखने के लिए आगे बढ़ी, मगर मुझ पर कयामत तब टूटी जब मेरी नज़र लाश पर पड़ी। मेरे सामने मेरे जवान भाई की लाश पड़ी थी, जबकि मैं तो सदमे की हालत में थी। संभलने का मौका ही नहीं मिला था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई मनोज हमें यूँ छोड़कर जा सकता है। मोहल्ले वाले पापा को भी सहारा देकर ले आए थे। पापा भी रोते रोते गिर जाते थे। कुछ ही देर में मनोज भाई की अर्थी हमारे घर से उठ गई और वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर विदा हो गए थे। उनके जाने के बाद हमारे घर में उदासी का छा गई थी। पापा मुझसे चुप चुप कर सारा दिन रोते रहते और मैं प्याज काट कर रोती रहती, ताकि पापा को पता न हो जाए कि मैं भी रो रही हूँ। जवान बेटे की मौत ने पापा की कमर तोड़कर रख दी थी। बहुत दिनों में पापा बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन वो मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, संजना तुम जानती हो ना कि ज़िंदगी कितनी बेएतबार चीज़ है। पलक झपकते ही इंसान की जान निकल जाती है। तुम देखो, मनोज के जाने से मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हारे भाई का गम मेरे दिल से चिपक गया है। मुझे मालूम है कि वो बाप जिसकी जवान औलाद मर गई हो, वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें विदा कर दूँ, ताकि ये न तो कि मेरे बाद तुम तन्हा रह जाओ। मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ।
मैं पापा के गले लगकर रोने लगी और बोली, पापा, मैं इस मुश्किल घड़ी में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। मगर अब वो मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, संजना, मुझे जिस दिन तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा कर दूंगा। तुम खुद दिमागी तौर पर तैयार कर लेना। मैं भाई को याद करके आंसू बहाती रह गई थी। पापा मेरे रिश्ते की तलाश में मारे मारे फिरते थे, मगर अच्छा रिश्ता मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम बन चुका था। लोग किसी की मजबूरी में भी अपने लालच को हाथ से जाने नहीं देते। रिश्ते वाले सबसे पहले यही सवाल करते कि इस लड़की का जवान भाई मर गया है, बाप बूढ़ा है, दहेज में क्या दे सकते हैं। लोगों की ये बातें सुनकर मैं खून के आंसू बहाती रहती थी। एक दिन मैं पूजा करके आंगन में बैठ गई। पापा तो अब हर वक्त बीमार रहते थे। वह दवा खाकर गहरी नींद सो चुके थे, जबकि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं गम में बैठी भाई को याद करती जा रही थी। फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, मगर सो न सकी। यूं ही आधी रात गुजर चुकी थी। अचानक मुझे याद आया कि मैं आज घर का मेन दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई। मैं जल्दी से उठी और दरवाज़ा बंद करने चली गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो एक लड़का हमारे दरवाजे के पीछे बैठकर रो रहा था। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले कि मैं उसको चोर समझकर चीखती चिल्लाती, वो जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे कदमों में बैठकर मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। वो लड़का मेरे भाई की ही उम्र का था। मुझे ऐसा लगा जैसे मनोज मुझसे कुछ कह रहा हो। संजना, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे पापा से बचा लो। मेरा दिल एक ही लम्हे के लिए पिघल गया और मैं बोली, मेरे पीछे चले आओ। मैंने उस लड़के को अपने कमरे में पनाह दे दी थी। मैं बोली, इस कमरे में तुम आराम से रह सकते हो। इतना कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मुझे पुकारा और बोला, मैंने आपसे कहा कि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। आपको इतना तो मालूम होगा कि पुलिस किसी अच्छे इंसान के पीछे नहीं लगती, तो फिर आप मुझ पर एतबार कैसे कर लिया, मुझे पनाह कैसे दे दी। उसका सवाल सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। मैं बोली, मेरा एक भाई था, उसका नाम मनोज था। वो कोई गलती कर लेता तो मुझसे यूं ही मदद मांगता था कि मैं उसे पापा से बचा लूं। तुमने मदद मांगी तो सोचा क्या पता इस तरह तुम्हारी मदद करने से मेरे भाई की आत्मा को खुशी मिले। वो लड़का थोड़ा बुझा सा हो गया और बोला, मुझे आपके भाई की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरा नाम आशीष है। मैं कोशिश करूँगा जिस कदर मुमकिन हो सके मैं आपकी मदद करूँगा। उसकी बात सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई और सो गई थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे, एक में पापा सो रहे थे और दूसरे में मैंने उस लड़के को पनाह दे दी। अब मुझे खुद पर हैरत हो रही थी, फिर मैंने कैसे एक अनजान शख्स को अपने घर में रहने की जगह दे दी। और हैरत की बात तो ये थी कि मुझे किसी किस्म का कोई डर भी महसूस नहीं हो रहा था। खैर, मैं सारी रात भगवान की पूजा में लगी रही थी। सुबह भोर के वक्त मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और आशीष के पास ले गई। वो भी जाग रहा था। वो नाश्ता देखकर बेहद हैरान हुआ था। मैं बोली, अब तुम चुपके से चले जाओ, पापा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। उसने जल्दी से नाश्ता किया और मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद पापा भी जाग गए थे, जबकि मैं आशीष के बारे में सोचने लगी कि न जाने वो बेचारा कौन था और उसकी क्या मजबूरी थी। खैर, मैं घर के कामों में बिजी हो गई। जैसे ही रात हुई मुझे आशीष का ख्याल आया था। थोड़ी देर बाद मुझे किसी की दीवार से कूदने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जल्दी से बाहर निकली तो सामने आशीष खड़ा था। उससे मेरे सामने फिर से हाथ जोड़ दिए और बोला, आज की रात भी मुझे पनाह दे दो। मैंने आज की रात भी उसे अपने कमरे में उसे पनाह दे दी। जब मैं जाने लगा तो वो बोला, आपको अपने भाई की याद आती है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं बोली कि भाई के बाद सब कुछ उजड़ गया है। पापा बिस्तर से लग गए हैं, दुकान बंद हो गई है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। भाई नहीं है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। आशीष बोला, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जैसे आपने मुश्किल में मेरा साथ दिया है। आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम संजना है। इतना कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं थी। भाई की मौत के बाद
मैं हर वक्त ज़्यादा डरा रहा करती थी, मगर अब 2 रातों से मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरी सुरक्षा के लिए भाई ने किसी को भेज दिया हो। मैं बाहर आकर लेट गई थी, मगर आज मेरी आंखों के सामने बार बार आशीष का चेहरा आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। उसका एहसास मुझे अच्छा लग रहा था। सुबह भोर से पहले मैंने उसे नाश्ता करवा कर भेज दिया था। पापा उठे तो चकरा कर गिर गए। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हमें किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। मैं भगवान से रो रो कर फरियाद करती रही कि वो किसी को हमारे मुश्किल घड़ी के लिए भेज दें। मैं पापा की पट्टियाँ कर रही। दिन के 10 बजे हमारे घर के गेट पर कोई आया। पापा दरवाज़ा खोलने के लिए उठ बैठे। मैंने उन्हें मना भी किया कि आप बाहर मत आएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। लेकिन पापा बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वह लौटे तो उनके साथ आशीष को देखकर मैं तो हैरान रह गई थी। अब वो मेरी तरफ देखकर बोले, संजना, ये लड़का तुम्हारे स्वर्गवास हुए भाई का दोस्त है। इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। मैं जल्दी से चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। जब मैं लौटकर वापस आई तो पापा आशीष से सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। पापा बोले, मैंने तो कभी अपने बेटे के मुंह से तुम्हारा जिक्र नहीं सुना। आशीष मुस्कुराकर बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं और मनोज बहुत गहरे दोस्त नहीं थे। एक हमारी दोस्ती इत्तेफाक से हुई थी। मनोज बहुत अच्छा था। हम मिलकर कोई काम करने का सोच रहे थे। फिर अचानक उसकी मौत हो गई। पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। आशीष बोला, अंकल, मैं बेसहारा हूँ। आप सर पर हाथ रख देंगे तो लगेगा कि मेरा बाप मुझे मिल गया है। पापा ने आशीष के सर पर हाथ रख दिया था और फिर वह जबरदस्ती उन्हें अपने साथ अस्पताल ले गया। अस्पताल से जब लौटे तो पापा की हालत बहुत बेहतर हो चुकी थी। आशीष ने इतने से वक्त में पापा पर पता नहीं क्या जादू किया था कि पापा आशीष को अपनी दुकान की चाबियां दे दी थी। शाम 7 बजे वापस आकर आशीष पापा को चाबियां और हिसाब किताब देकर चला गया था। और उसके जाने के बाद मेरा दिल भी बुझ गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज रात वह नहीं आएगा, मगर वो रात के उसी वक्त पर आ गया था। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैं जल्दी से बोली, आशीष, आप मेरे भाई के दोस्त थे, मगर आपने कभी जिक्र नहीं किया। आशीष कुछ लम्हों के लिए चुप कर गया था। फिर बोला, नहीं संजना, मैं मनोज का दोस्त नहीं था। मैंने तो उसका जिक्र ही तुम्हारे मुंह से सुना था। दरअसल बात यह है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तभी तुम्हारे पापा के पास आकर झूठ बोल दिया। आशीष, मुझे आज आपकी बजाय तुम कह रहा था और मुझे कुछ का इस तरह से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आशीष से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सोने चली गई। अगले दिन जब आशीष फिर से पापा के पास आकर बैठ गया और उनकी खातिरदारी करने लगा, सारा दिन वह दुकान पर बैठा रहा। आशीष जब चाबी देने आया तो पापा ने उसे खाने पर रोक लिया और हिसाब किताब में से चंद पैसे निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिए थे। पापा बोले, बेटा, ये पैसे तुम रख लो। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आते हो। तुम्हारी ईमानदारी देखकर जी चाहता है कि तुम्हें अपने घर में रख लूँ, मगर जवान बेटी है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तब आशीष ने पापा से एक ऐसी बात कही कि मैं तो चकरा कर ही रह गई थी। वो बोला, अंकल, मैं जानता हूँ कि आप संजना की शादी के लिए फ़िक्रमंद है। अगर मैं कहूँ कि मैं संजना से शादी करना चाहता हूँ तो आपका क्या जवाब होगा? पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोले, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? पापा की रजामंदी सुनते ही मैं भागकर अपने कमरे में चली गई थी। अगले ही दिन आशीष शाम को मुझे मंदिर को ले गया था और साथ में पापा और पापा के कुछ जानने वाले थे। बहुत ही सादगी से हमारी शादी हुई थी, मगर मैं इस शादी की वजह से बहुत खुश थी। इतनी खुशी कि मेरे पैर ज़मीन पर ही नहीं लगते थे। मैंने अपने हाथों से अपना कमरा सजाया था जहाँ हमने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की थी। आशीष न सिर्फ बेहतरीन पति साबित हुआ, बल्कि वह बहुत अच्छा दामाद भी था। पापा का भी बहुत ख्याल रखता था। मुझे तो उसने सर पर सराखों पर बैठा के रखा था। मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता जैसे मैं उसकी महबूबा हूँ। मैं उसकी संगत में इतनी खुश थी कि भाई की जुदाई का गम भी बढ़ने लगा था।
पापा अब इत्मीनान हो चुके थे। उन्हीं दिनों मुझे औलाद की खुशखबरी मिली थी। मेरे तो कदम ज़मीन पर ही नहीं टिकते थे, लेकिन उन दिनों पापा भी हमें छोड़कर चले गए। एक रोज़ पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। आशीष उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, मगर डॉक्टर ने बताया कि वो तो रास्ते में ही दम तोड़ गए थे। उनके आखिरी शब्द यही थे कि मैं अपने बेटे से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। मैं टूट कर रह गई थी, मगर आशीष की बेपनाह मोहब्बत ने मुझे सहारा दिया था। मैं अक्सर यही सोचती कि मुझसे में ऐसा क्या है जो मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। पापा का 16वां हो गया। एक दिन आशीष बोले, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ। मैंने भी खुशी खुशी हामी भर ली थी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि आशीष के घर जाते ही उससे मेरी सारी खुशियाँ छीन जाएगी। मैं आशीष के घर गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वो तो बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। मैं भी बहुत खुश थी। आशीष रात बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर मेरी आंख लग गई। दिन चढ़ते मेरी आंख खुली तो मुझे अपने बगल में आशीष नज़र नहीं आया। मैं जल्दी से उठी और बिस्तर को ठीक करने लगी थी। मेरी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी जो ज़रूर आशीष का ही था। मैंने उसे खोलकर देखा तो आंखें फट पड़ी, क्योंकि उस लिफाफे में तो मेरी तस्वीरें थी, ऐसी तस्वीरें जो मुझसे छुपकर खींची हुई थी। मैं कभी बाजार से कुछ खरीद रही होती तो कभी बस में सफ़र कर रही होती। मैं थर-थर काँपने लगी थी, क्योंकि वो तस्वीरें तो मेरी 2 साल पहले की थी। फिर आशीष यह तस्वीर मुझसे छुपकर बनाई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं कमरे से बाहर निकली तो चारों तरफ जायजा लेने लगी। घर मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा और हसीन था, जहाँ पर कीमती चीज़ें बिखरी पड़ी थी। मैं कमरों में जाकर देखती रही, उनकी सजावट देखकर दंग होती रही। एक कमरा बंद था, मुझे उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि मुझे वो कमरा हर हाल में खोलकर देखना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ वहाँ उस कमरे की चाबी तलाश करती रही। आखिरकार बड़ी कोशिशों के बाद मुझे वह चाबी अलमारी से मिल ही गई थी। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ गई और जैसे ही मैंने वह कमरा खोला तो मेरी आँखें चकरा गई थी। वहाँ बेड पर मेरे भाई मनोज की शर्ट पड़ी थी। मैंने एक ही नज़र में उसे पहचान लिया था। मैं घबराती हुई आगे बढ़ी और भाई की शर्ट को गले लगाकर रोती रही। रो रो के मेरी हिचकी बन गई थी। एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला और घबराया हुआ आशीष कमरे में आया और बोला, संजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चीखने लगी और बोली, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे भाई की शर्ट यहाँ क्या कर रही है? तुम कौन हो? तुम्हारा मेरे भाई से क्या ताल्लुक था? आशीष बोला, क्या मतलब? तुम्हारे भाई की शर्ट है? यह तो मेरी शर्ट है। मैं तो तुम्हारे भाई से कभी मिला ही नहीं था। मैं आगे बढ़ी और आशीष का हाथ अपने सर पर रखकर बोली, तुम्हें मेरे और होने वाले बच्चे की कसम, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। आशीष ने अपना सर थाम लिया और बेड पर बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बोला, संजना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक दिन मैंने तुम्हें बाजार में चूड़ियाँ खरीदते हुए देखा था। बस उसी दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया कि हर हाल में तुम्हें पाकर ही रहूँगा, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं तुम्हारे इश्क में दीवाना होता जा रहा था। मैं एक बहुत बड़े रईस की इकलौती औलाद हूँ। आज तक मैंने जिस चीज़ पर हाथ रखा था वो मुझे ज़रूर मिली है। फिर यह कैसे हो सकता था कि मैं अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत से दूर हो जाता? इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई मनोज के साथ दोस्ती कर ली। मैं मनोज के साथ हंसी मजाक करता रहता था। एक दिन मैंने सब दोस्तों के बीच गलती से मनोज को अपना साला कह दिया था। इसी बात पर मनोज मुझसे खफा हो गया। मैंने उसे बहुत मनाया, मगर वो राजी न हुआ। फिर मैंने मनोज को बता दिया कि मैं तुम्हारी बहन संजना से मोहब्बत करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। तब वह बोला कि अगर तुम सोने के भी बनकर मेरे सामने आ गए तब भी मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। मैंने उसे बहुत बार समझाया, मगर उसने मुझसे जिद बांध ली थी। फिर इसी बात पर एक रोज़ हमारा झगड़ा हो गया। मैंने उसे धक्का दिया तो वह सड़क पर जा गिरा और उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। मनोज उसी वक्त दम तोड़ गया था।
मेरी नीयत उसे मारने की नहीं थी। यह सब हादसा के तौर पर हुआ था, मगर उसके किसी दोस्त ने मुझे धक्का देते हुए देख लिया था। उसने मेरे खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया था कि मैंने ही उसे मारा है। पुलिस मेरी तलाश में थी, मगर मेरा बाप बहुत पहुंच वाला आदमी था, इसीलिए पुलिस वाले छापे मारने से पहले ही मुझे खबरदार कर दिया करते थे। उन रातों मैं तुम्हारे घर आने लगा। जाहिर सी बात है कि जिसके घर का मरा हो उसके घर में तो छापा नहीं पड़ता। तुमने मुझे पनाह दे दी। अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेती तो भी मुझे सज़ा न दे सकती थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने खुद को मारना पीटना शुरू कर दिया था कि मैंने अपने भाई के कातिल को क्यों पनाह दी थी। आशीष जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, तुम खुद को मत मारो। देखो, मेरी नीयत से मारने की नहीं थी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। अब तो भगवान हमें औलाद भी देने वाला है। संजना, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। तब मैं गुस्से से बोली कि मुझे कुछ वक्त तन्हाई में गुजरना है। तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकल जाओ। वह जाना नहीं चाहता था। उसे डर था कि मैं खुद को नुकसान न पहुंचा लूं, लेकिन मैंने उसे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया था। अब बात यह थी कि मैं ये सब कैसे सह लेती। मेरे भाई का कातिल मेरा पति बन चुका था, कि कातिल मेरे बच्चे का बाप बनने वाला था। मैं चाहती थी कि उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाकर, मगर उसने खुद ही बता दिया था कि पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए मैंने एक बहुत ही सख्त फैसला कर लिया था। इसीलिए मैं अगले रोज़ एक साइकोलॉजी के पास अपना मसला लेकर गई। उन्हें सारी बातें बताकर कहा कि अब मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। वह बहुत ही धार्मिक थे। सारी बातें सुनने के बाद बोले, बेटा, तुम्हारे पति ने तुम्हारे भाई को सिर्फ धक्का दिया था। तुम्हारे भाई की मौत गाड़ी की टक्कर से हुई है। वैसे भी उसकी नीयत उसे मारने की नहीं थी। अब तुम्हारा पति तुमसे माफ़ी भी मांग रहा है। बेहतर यही है कि तुम उसे माफ़ कर दो। यह मामला भगवान पर छोड़ दो। माफ़ करने वाला आदमी भगवान को बहुत पसंद है। उस आदमी ने मेरा दिल नरम कर दिया था और मैंने यह मामला भगवान पर छोड़ दिया था। मैं जैसे गई थी वैसे वापस आ गई। शाम को आशीष आए तो उन्होंने एक बार फिर मेरे कदमों में बैठकर माफ़ी मांगी और कहा कि यकीन करो, तुम्हारे भाई की मौत हादसा के तौर पर हुई थी। मैंने उसे